नमस्ते, मैं हूं कीर्ति। आप देख रहे हैं प्रेरणा मीडिया। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के साथ। हम चर्चा करेंगे करोड़ों देशवासियों के मन की, अखंड भारत की परिकल्पना की। लेकिन उससे पहले आपका परिचय हमारे साथ चर्चा में शामिल अतिथियों से करा देते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं नरेंद्र भदौरिया जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जाने माने समाचार पत्र के संपादक हैं, साथ ही कई शिक्षा संस्थानों का संचालन भी कर रहे हैं। अजय मित्तल जी, जो न मात्र संघ विचारक हैं, अपितु लोकतंत्र सेनानी और प्रखर लेखक भी हैं। हमारे साथ तीसरी अतिथि हैं अनीता चौधरी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और सहारा, न्यूज नेशन, न्यूज 24, दूरदर्शन समेत कई जाने माने मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष परिचर्चा में। बिना देरी किए चर्चा आरंभ करते हैं। मेरा पहला प्रश्न संघ विचारक अजय मित्तल जी से। अजय जी, वर्तमान परिस्थितियों में अखंड भारत से तात्पर्य भारतवर्ष के किन किन भागों से है? वर्तमान में तो मैं समझता हूं कि जो क्षेत्र 1947 में इस देश से अलग हुए, उनको यदि हम फिर से मिला लें तो वो ही वर्तमान स्थिति में अखंड भारत का पर्याय बन जाएगा। जी, मेरा अगला प्रश्न नरेंद्र भदौरिया जी से। नरेंद्र जी, 1945 के प्रोविंशियल निर्वाचन में नेहरू जी ने संपूर्ण स्वतंत्रता अर्थात अखंड भारत की स्वतंत्रता का वादा जनता से किया था। उन्हें बहुमत भी मिला था। बंटवारे पर नेहरू जी की सहमति, क्या यह जनता के साथ वादा खिलाफी नहीं थी? आपका क्या विचार है इस बारे में? नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने, इसलिए कुछ भी कहने से पहले हमारे जैसे सामान्य वक्ताओं के लिए एक मर्यादा की रेखा खिंच जाती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ बातें उनके लिए छोड़ दी जाती है, कुछ शब्दावली, कुछ विशेषण उनसे रोक लिए जाते हैं। किंतु इस वास्तविकता से कोई कैसे इनकार करेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत से लोगों के साथ वादा खिलाफी, पूरे देश के साथ ये बहुत बड़ा घात था। इस विश्वास के साथ उस समय नेहरू जी को समर्थन पूरा देश कर रहा था, पूरा जनमानस कर रहा था। मैं जब पूरा जनमानस कहता हूं तो देश के मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग भी कर रहा था, क्योंकि देश का विभाजन अगर हुआ है तो जिन्ना की जिद से हुआ है। और इस तरह से अगर हम इसको ठीक से विश्लेषण करें तो जिन्ना और नेहरू दो पार्ट बन गए और दोनों का हठ था कि जल्दी से जल्दी मुझे सत्ता चाहिए। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि यदि जिन्ना को कुर्सी दे दी जाती तो बंटवारा रुक जाता। ये कौन सी बात है? ये हमारी गलती है कि हमने अपना वार्ता का नेहरू को समझा और नेहरू उस क्षमता में अपरिपक्व सिद्ध हुए। जी अनीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नेहरू जी की नीतियों को आप किस तरह से देखती हैं? क्या आपको उसमें डिप्लोमेसी नहीं दिखाई पड़ती? एक अजीब सी कॉम्प्लेक्स थी शायद जवाहरलाल नेहरू में, जो वो अपने स्ट्रेंथ को कभी समझ नहीं पाते थे और हमेशा दूसरे को, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, कोई भारत के अहित में ही काम कर रहा हो, लेकिन वो उसके लाइन पे चलने को वो कहीं ना कहीं अपने आप को बाध्य कर लेते थे। तो इस लियाकत समझौते के लिए मैंने कुछ लाइंस यहाँ पे ली है। लियाकत समझौता जो था दिल्ली और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के बाद हुआ था, जिसमें दोनों देशों के अल्पसंख्यकों को लेकर के बातचीत की गई थी। पाकिस्तान डे 1 से इसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उसको इतनी तवज्जो दी गई कि उस वक्त के जो उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है और हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि इससे भारत में एक ऐसा गैप होने जा रहा है जिसकी वजह से भारत की आंतरिक सुरक्षा से लेकर सामाजिक सौहार्द सब कुछ खराब होने वाला है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको अपनी बातों को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। ऐसा उस समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफ से कहा गया था और उन्होंने इस बात पे इस्तीफा भी दे दिया था। अगला प्रश्न मैं अजय जी से करना चाहूंगी। अजय जी, हम सभी जानते हैं
कि 3 जून 1947 को समाचार पत्रों में जो छपा उसने सभी के होश उड़ा दिए। देश भर में हड़कंप मच गया था। इस समय संघ ने क्या भूमिका निभाई? संघ ने जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान बनाने की चर्चा आई थी, 3 जून का जो घोषणा पत्र है, तो उन क्षेत्रों में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कमर कसी। तो इस प्रकार से हिंदू जो है वो वहां से जो आए, संघ के स्वयंसेवक उनके पीछे पीछे सुरक्षा करने के लिए चलते थे। हाथ में उनके शस्त्र होते थे, बंदूकें होती थी, और इस प्रयास में संघ के 55 तो प्रचारक वो उनका बलिदान हुआ है, और लगभग 5000 कार्यकर्ता वे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो एक बड़ा संघर्ष संघ के स्वयंसेवकों ने लिया है इसके लिए। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो सबसे बाद में पाकिस्तान से आए और उन्होंने हिंदू और हिंदू परिवारों को बचाने में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं किया कि भाई उनको लगे कि भाई हम बहुत असुरक्षित हैं। जी, मैं अगला प्रश्न नरेंद्र भदौरिया जी से करना चाहूंगी। नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस परिस्थिति को राष्ट्र के नेता कैसे संभाल सकते थे और उनकी क्या भूमिका रही? उस समय के हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, कांग्रेस के ऐसे नेताओं की स्थिति ऐसी हो गई कि महात्मा गांधी का जो नेतृत्व था वो एक विराट नेतृत्व था, बड़ा नेतृत्व था। दुर्भाग्य से गांधी जी का ध्यान भी पूरी तरह से इस पर चला गया कि जो अलगाववादी नेता हैं वो हमारे समझाने से मान जाए। गांधी जी जो आज बांग्लादेश है उस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने 4 महीने गुजारे, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा, एक तरह से शमशान में 4 महीने उन्होंने किया। और वो इस कोशिश करते कि वहां जो बंगाल के ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिम नेता थे वो उनकी बात स्वीकार करेंगे। यहाँ नेहरू जी का ध्यान इस पर केंद्रित था कि जल्दी से जल्दी हमें सत्ता मिलनी चाहिए। वो पूरी तरह से लुइस माउंटबेटन के इशारों पर नाच रहे। जैसे एक दिन पहले पाकिस्तान के जिन्ना ने जिद किया कि हम कराची में पहले शपथ लेंगे, पहले हम अपना आजादी का जश्न मनाएंगे, तो वहां चले गए। यहाँ कहा गया अच्छा एक दिन बाद हम प्रतीक्षा करेंगे, दूसरे दिन हमारे यहाँ। पूरी तरह से माउंटबेटन की कठपुतली बनकर के काम करना। जी नरेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो हुआ उसका परिणाम पूरा देश आज तक भुगत रहा है। अनीता जी, आप एक संवाददाता हैं, कई वर्षों से राजनीतिक पार्टियों को कवर कर रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र का नायक कहलाने वाले नेताओं का सबसे बड़ा फेलियर नहीं था? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से नेहरू महत्वाकांक्षी होते हुए उस वक्त की पॉलिटिक्स कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये देश के लिए घातक हो रहा था। गांधी एक अलग डायरेक्शन में जा रहे थे और उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं नेहरू उनके साथ रहेंगे, तभी उनकी जो चीजें हैं, जो उन्होंने सोचा है वो पूरा। गांधी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं थे, महात्मा गांधी जिनको हम बोलते हैं, कि हाँ हमें भारत को किस दिशा और किस दशा में ले जानी है। अनीता जी, ये बात तो ठीक है। देखिए, हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन जो हमने उसकी कीमत दी है, इतनी बड़ी जो हमने आजादी की कीमत दी है, क्या उससे बचा जा सकता था? बिल्कुल बचा जा सकता था उस वक्त के, क्योंकि उस वक्त के मुसलमान भी अगर करें तो बहुत हद तक वो कन्वर्टेड थे। कुछ मजबूरियों में आके, कुछ दहशत में आके, कुछ डर में आके, कुछ परिस्थितियों की वजह से वो इस्लाम को कबूल किए थे। हमें उस वक्त सोचना चाहिए था, नेहरू जैसे और गांधी जैसे नेताओं को उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि जिनका डीएनए कहीं ना कहीं हमसे मैच करता है, वो हमारे ही ब्लड से निकले हुए बाइफर्केटेड लोग हैं, उनके साथ अगर बातचीत करते हैं और अगर फिर से उनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं कि अब तो भारत आजाद हो रहा है, अब किससे डर है? अब ना मुगल सल्तनत से डर है, ना आपको किसी अंग्रेज से डर है। आप भारत के थे, भारत के हैं और भारत के ही रहेंगे। इस बात को समझाते हुए उनको अपना बनाने की कवायद जो है उस वक्त शुरू करनी चाहिए थी, और ये अगर शुरुआत होती तो शायद मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम सफल हो सकते थे। ये कोशिशें नहीं की गई और वो गैप जो है बढ़ता गया। जी जी बिल्कुल।
जी, अगला प्रश्न मैं अजय मित्तल जी से करना चाहूंगी। अजय जी, मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारे भाग पाकिस्तान में चले गए थे, वहाँ रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार के समाचार हमें रोज आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं मीडिया में। तो आप संघ कार्यकर्ता हैं, भारतीय जानना चाहते हैं कि संघ का उनके लिए क्या दृष्टिकोण है? नहीं, संघ तो इनको अपना भाई मानता ही है, तो अपने अपने हिस्से हैं तो बिल्कुल अपने हमारे रक्त का रक्त और मांस का मांस हैं जी। और इसीलिए ये जो CAA कानून पास हुआ है वो ऐसे ही जो वहाँ हिंदू हैं जो बहुत अधिक इस समय परेशानी भुगत रहे हैं, अत्याचार भुगत रहे हैं, वो यहाँ आकर के भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो CAA लाने का उद्देश्य यही था और संघ उसका समर्थन करता ही रहा है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हिंदू इन बातों को सुनते हैं, देखते हैं, वो हमेशा इस कानून के साथ में ही है। जी अजय जी, धन्यवाद। अगला सवाल मैं नरेंद्र भदौरिया जी से करना चाहूंगी। नरेंद्र जी, आप जाने माने पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप हमें बताएं कि जो हिंदू भारत आना चाहते हैं उनके लिए सरकार की ओर से क्या सुविधाएं हैं? हमारी वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। CAA और जो नागरिकता का जो परिवर्तन किया है कानून में, ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये भारत के विभाजन के तत्काल बाद होना चाहिए था। लेकिन जैसा पहले ही बात आई कि हम तुष्टीकरण में लग गए। पहले तुष्टीकरण करते रहे जिन्ना का और जिन्ना की मंडली का, फिर तुष्टीकरण शुरू हुआ भारत के अंदर जो मुसलमान रह गए और जो अब तक कट्टरपंथ की गठरी सिर पर बांधे घूम रहे हैं, उनका तुष्टीकरण होता है। जो आम मुसलमान है, सामान्य जन है, सामान्य जन को सुविधाएं देना, उसको आगे बढ़ाना, उसकी सोच को विकसित करना, हमारे पाठ्यक्रम में से ऐसी चीजें हटाना जो कट्टरपंथ को बढ़ाती हैं, इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो अब तक नहीं दिया गया। अनीता जी, मुस्लिमों की ही मांग पर अलग राष्ट्र उन्हें दिया गया, जो लेकिन मुस्लिम भारत में रह गए उन्हें यहाँ की सरकार ने, जनता ने, हम सभी ने सिर आंखों पर बिठाया। उन्हें प्रत्येक सुविधा भी मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ असंतुष्टि क्यों है? ये दरार कैसे मिट सकती है? असंतुष्टि पैदा की, आप किसी को भी बहुत ज्यादा अगर मान सम्मान दे देंगे और एक तबके को उदासीन छोड़ देंगे, तो जो ज्यादा खाते रहता है उसको फिर बराबरी के खाने की आदत जो है वो मिट जाती है, जिसको कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि इस देश को एक प्रोग्रेसिव वे में विकासशील बनाने के लिए सबसे पहले तो तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसको खत्म करनी पड़ेगी। आप कोई भी यहाँ हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबसे पहले वो भारतीय है, वो भारत का नागरिक है। इस बात को उसको समझना पड़ेगा और इस देश के विकास में, इस देश की सुरक्षा में, इस देश की संप्रभुता में हर एक नागरिक का बराबर का योगदान है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। हम इस बात का, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारा DNA एक है। आम मुसलमान जो है वो इस बात से इत्तेफाक रखता हुआ कोई जमाना था जब कभी किसी डर की वजह से, जब मुगल काल था या किसी भी परिस्थिति की वजह से हमने धर्म परिवर्तन उस वक्त में कुछ लोगों ने किया जिसको कि आज तक, लेकिन इस बात से वो भी इनकार नहीं कर सकते। हाँ, उनके पूर्वज कहीं ना कहीं इस देश के आर्यन ही थे, इस देश के भारतीय ही थे, ये इसी देश की मिट्टी के थे, वो भी हिंदू ही थे। तो जितनी भी सरकारें हैं, जो नेहरू के काल से ये शुरू हुआ तुष्टीकरण की राजनीति, उसको बंद करना होगा। DNA एक, मतलब कि हर चीज एक। जी बिल्कुल जी। अजय जी, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। जैसा कि अनीता जी ने कहा कि जब हमारा DNA एक है तो फिर ये दरार क्यों है? ऐसा है कि इस विचार को शक्ति देने की कोशिश नहीं हुई है। मैं आपको एक कवि हुए हैं अनीस नाम के, वो 47 में भारत से पाकिस्तान चले गए थे। वो अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उन्होंने अवधी भाषा में एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है। यानी वो गए पर अनिच्छा से गए। सुनो हे विटप हम पुहुप तिहारे अहे, हे वृक्ष, भारत को कह रहे हैं कि हे वृक्ष, हम तुम्हारे ही पुष्प हैं, राखिए हमें तो शोभा रावरी बढ़ावेंगे,
तजिए हरषिक है तो विलग न माने कछु, जहां जहां चाहिए तहां दोनों जश गावेंगे। जहां भी जाएंगे हम तुम्हारा यशगान दुगना करेंगे। तो अनीस ने ये जो एक वेदना व्यक्त की थी, यदि इसको देश के सामने, मुसलमानों के सामने रखा जाता, हिंदू एकमात्र ऐसा विचार है कि जो सारी मानव जाति के हित का विचार है, और उसमें इस्लाम के मानने वाले भी शामिल हैं। तो मानवता के ही हित में इसमें हिंदू विचार की सशक्तता है। यानी जो शब्द हिंदुत्व है वो प्रयोग किया जाता है भारतीयकरण के पर्यायवाची के रूप में। जी बिल्कुल, निश्चित ही अजय जी, जैसा आपने कहा, हम सभी समान संस्कृति, समान परंपरा से जुड़े हैं। इसी सांस्कृतिक प्रवाह की यात्रा ही अखंड भारत है। यही भारतवासियों का अतीत भी है और स्वप्न भी। यदि अखंड भारत की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य भौगोलिक मानचित्र से कदापि नहीं है। इसका अर्थ सांस्कृतिक मानवतावादी विचारों से है, संस्कारों से है। तो आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने गूढ़ विषय पर प्रेरणा मीडिया के दर्शकों को आप सभी ने बहुत ही सरल सहज भाषा में जानकारी दी। अब चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कृपाशंकर जी भाई साहब का, जिन्होंने प्रेरणा मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चर्चाओं के लिए हमें मंच उपलब्ध करवाया है। टेक्निकल टीम का और प्रेरणा से जुड़े दूसरे सहयोगियों का, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफलता से संचालित किया जा सका। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों का, जिन्होंने इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।